नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं अंकेक्षण एक परिचय पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे लेखा पुस्तकों में अशुद्धियाँ एवं गबन के बारे में। लेखा पुस्तकों में जहाँ हजारों व्यवहारों का लेखा किया जाता है, वहाँ पर छोटी छोटी अशुद्धियाँ तो हो ही जाती है, चाहे कितनी ही सावधानी से कार्य किया जाए और इस कितना भी नियंत्रण रखा जाए, फिर भी लेखा पुस्तकों में गबन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लेखा पुस्तकों में अशुद्धियाँ भी पाई जाती है, गबन भी पाए जाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अशुद्धियाँ क्या है, अशुद्धियों के क्या कारण हैं और अशुद्धियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अशुद्धियों का अर्थ, लेखा पुस्तकों में अशुद्धियों का अर्थ ऐसी गलतियों या भूलों से है जो लेखा लिखने वाले व्यक्तियों की असावधानी, अज्ञानता और लापरवाही के कारण हो जाती है। ऐसी गलतियां करने का लेखापाल का कोई इरादा या उसकी कोई योजना नहीं होती है, परंतु गलतियां होने के कारण लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे की सही स्थिति का चित्रण नहीं हो पाता है। अन्य शब्दों में अशुद्धि वित्तीय सूचनाओं में अनजाने में हुई गलती से है। अशुद्धियों के कारण, लेखा पुस्तकों में अशुद्धियां अनेक कारणों से हो सकती है। लेखांकन व्यवहारों की कर्मचारियों की ओर से अनभिज्ञता के कारण, या लेखांकन कार्य करने वालों की लापरवाही या असावधानी के कारण, या अशुद्धियों को व्यक्तिगत लाभ में बदलने के कारण। अशुद्धियों का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती है जो स्वयं प्रकट हो जाती है और कुछ अशुद्धियाँ स्वयं प्रकट नहीं होती है। इसी प्रकार से कुछ अशुद्धियाँ चाहकर होती है, चाही गई त्रुटियाँ, और दूसरी न चाही गई त्रुटियाँ। छिपाई गई त्रुटियाँ एवं न छिपाई गई त्रुटियाँ। सामान्य खाता बही के शेष को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ या न प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ, और कुछ ऐसी अशुद्धियाँ जो एक दूसरे की पूरक हो सकती है। तो इस प्रकार वर्गीकृत अशुद्धियों के ये प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले हम सैद्धांतिक अशुद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ हैं जो लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना के कारण होती है। उदाहरण के लिए अंतिम खाते बनाते समय समायोजन नहीं करना, या किसी आयगत खर्चे को पूंजीगत खर्चा मान लेना, या पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चा मान लेना। इन अशुद्धियों का सामान्यतः तलपट पे न तो प्रभाव पड़ता है, परंतु लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे पर इनका प्रभाव होता है। इसी तरीके से भूल संबंधी अशुद्धियाँ, भूल संबंधी अशुद्धियों का अर्थ किसी लेन देन का लेखा मूल लेखा पुस्तकों या सहायक बहियों में एंट्री करते समय पूर्ण रूप से भूलने से होता है। ऐसी अशुद्धियाँ दो प्रकार की हो सकती है, पूर्णतया भूलना एवं आंशिक रूप से भूलना। यदि किसी लेखे की प्रविष्टि दोनों पक्षों में करने से छूट जाए तो उसे पूर्ण भूल की अशुद्धि कहते हैं। यदि एक पक्ष का लेखा हो जाए परंतु दूसरे पक्ष का लेखा न हो पाए तो इसे आंशिक भूल की अशुद्धि कहते हैं। कंपनसेटिंग अशुद्धियाँ या क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, जब दो या दो से अधिक अशुद्धियाँ एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके या समाप्त करके तलपट में प्रकट होने से छिपा ले तो उसे क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तलपट के आने वाले डेबिट शेष में कोई 3,000 रुपये की प्रविष्टि रह जाए और क्रेडिट के अंदर 1,000 की और 2,000 की दो प्रविष्टियाँ रह जाए, तो इनका सम्मिलित प्रभाव ये होगा कि डेबिट में होने वाली एक गलती क्रेडिट में होने वाली दो गलतियों से समायोजित हो जाएगी या कंपनसेट हो जाएगी, और इस प्रकार की अशुद्धि पता नहीं लग पाएगी। इसी प्रकार से दोहराव की अशुद्धियाँ,
दोहराव की अशुद्धि का अर्थ है लेखा पुस्तकों में किसी लेखे को 2 बार लिखना। यह अशुद्धि 2 बार लिखने से इस अशुद्धि का कई बार पूर्णतया और कई बार आंशिक रूप से प्रभाव पड़ता है। हिसाब की अशुद्धि, जब किसी लेन देन को लेखा बही की पुस्तकों में आंशिक रूप से गलत लिख दिया जाए या पूर्ण रूप से गलत लिख दिया जाए, यानी गलत जोड़ कर दी जाए, गलत खतौनी कर दी जाए, गलत राशि लिख दी जाए, तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ हिसाब की अशुद्धियाँ कहलाती हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कपट या गबन के बारे में। कपट का अर्थ जो है लेखों में जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीके से या दूसरे को धोखा देने के उद्देश्य से या स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए की गई गलतियों को कपट या गबन कहा जाता है। कपट शब्द का संदर्भ कर्मचारी या तीसरे पक्षकारों में से एक या अधिक व्यक्ति द्वारा वित्तीय सूचनाओं के संबंध में जानबूझकर गलत विवरण देने से होता है। कपट या गबन कई प्रकार के हो सकते हैं। रोकड़ का गबन, रोकड़ की एक मुख्य विशेषता यह है कि ये थोड़े से वजन में बहुत मूल्य रखती है, इसलिए चोरी या गबन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की अधिकतम रुचि रोकड़ के गबन से होती है। रोकड़ का गबन नकद बिक्री का कोई लेखा न करके प्राप्त राशि को गबन कर गायब कर लिया जाए, या खर्चों की झूठी रसीदें देकर व्यापार से रोकड़ गायब कर ली जाए, या मजदूरों के झूठे नाम लिखकर या फर्जी रसीदें बनाकर मजदूरी की रकम का गबन करके किया जा सकता है। दूसरा प्रकार का गबन हो सकता है माल का गबन। ज़्यादातर व्यापारिक संस्थाओं में माल पर नियंत्रण कम होता है, इसलिए कुछ कर्मचारी माल का गबन करने में सक्षम हो जाते हैं। संस्था के अंदर सामान्यतः ऐसे माल जो हल्के एवं आकार में छोटे हो परंतु मूल्यवान हो, उनका गबन सामान्यतया किया जाता है। जैसे स्टोर से चोरी, क्रय का लेखा करके खरीदे गए माल को स्टोर में न बेचकर गायब कर देना, या ग्राहकों से मिलकर उनके नाम की काल्पनिक जमा पत्र जारी करके माल को अपने पास रख लेना इत्यादि। श्रम का गबन, श्रम का गबन सामान्यतः अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जैसे कर्मचारियों द्वारा तनख्वाह कार्यालय से ले ली जाए और घर पर नौकर को रख लिया जाए, एवं अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी कार्य करवाए, इस प्रकार का गबन श्रम का गबन कहलाता है। संपत्तियों का गबन, यह भी गबन का एक प्रकार है जिसमें व्यापारी क्रय की गई संपत्तियों के स्थान पर पुरानी संपत्ति व्यापार में रख दें और नई संपत्ति का निजी प्रयोग कर ले इत्यादि। जैसे रेफ्रिजरेटर या एसी व्यवसाय के नाम से खरीदे जाएं और उनका प्रयोग घर पर किया जाए, और व्यवसाय के अंदर घर वाले पुराने फ्रिज या एसी को लगा दिया जाए इत्यादि। सुविधाओं का गबन, संस्था की सुविधाओं का गबन करना एक सामान्य बात है और कई बार इनको गबन की श्रेणी में भी नहीं माना जाता है। जैसे व्यावसायिक कार का कर्मचारी निजी प्रयोग कर ले, या कार्यालय टेलीफोन से निजी प्रयोग कर लिया जाए, तो इस प्रकार के गबन सुविधाओं के गबन कहलाते हैं। इसके अलावा हिसाब किताब में गड़बड़ी इत्यादि के द्वारा भी गबन किए जा सकते हैं। अंकेशक की छिपी हुई अशुद्धियों एवं गबन को ढूंढ निकालने के संबंध में अंकेशक की जो स्थिति है वो विभिन्न प्रकार के न्यायालय के निर्णयों के आधार पर अलग अलग रूप से परिभाषित की गई है। जैसे सबसे पहले अंकेशक के बारे में किंगस्टन कॉटन मिल्स का एक केस किया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि अंकेशक को उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी तरीके से अंकेशक द्वारा ईमानदारी का इसी प्रकार से यदि अंकेशक ईमानदारी से अपना कार्य करता है फिर भी अशुद्धियाँ या गबन रह जाते हैं, तो इसके संबंध में अंकेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जैसा कि लंदन एंड जनरल बैंक के केस के अंदर न्यायाधीश द्वारा कहा गया था।
इसी प्रकार सत्यता की गारंटी देना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। लंदन एंड जनरल बैंक के मामले में ही न्यायाधीश ने कहा कि अंकेशक एक बीमक नहीं है, इसलिए वह ये गारंटी नहीं दे सकता है कि जिन किताबों का या जिन लेखा पुस्तकों का उसने अंकेषण कर लिया है वे पूर्ण रूप से सत्य हो। संदेहयुक्त होना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। किंगस्टन कॉटन मिल्स के मामले में न्यायाधीश ने ये कहा कि अंकेशक एक जासूस नहीं है जो कि हर व्यक्ति को संदेह की नज़र से देखे और अपने कार्य को इसी प्रकार से करे, यानी अंकेशक की स्थिति एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि एक शिकारी कुत्ते के समान। यदि संस्था के बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी से मिलजुल के कपट कर लिया जाए तो किंगस्टन कॉटन मिल्स के मामले में न्यायाधीश ने ये निर्णय दिया है कि इन सभी कार्यों के लिए अंकेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है यदि अंकेशक अपने कार्य को पूर्ण सावधानी एवं चतुराई से कर रहा हो। यहाँ पर पूर्ण का अभिप्राय उचित सावधानी एवं चतुराई से है। इस प्रकार विभिन्न अंकेशक की स्थिति न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के आधार पर होती है और परंतु फिर भी ये माना जाता है कि अंकेशक को अपने कार्य को करने के लिए अधिकतम सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग करके अंकेषण का कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।